एक तरीके से योगी जी को तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और फ्री हैंड मिल गया। महाराष्ट्र बहुत बड़े खतरे में है। तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित बन के रहोगे तो तुम्हारा कटना निश्चित है। अगर तुम मराठा और ये बन के रहोगे, पाटिल बन के, तो तुम कटोगे। इनका तो कहते नहीं, अगर आप इनको नहीं खत्म करोगे तो आपको खत्म कर देंगे। जो मैटर अभी डिसाइड नहीं हुए, स्वाभाविक सी बात है, वो अगले सीजीआई को डिसाइड करना है। तो दबाव अभी से इतना बना लो कि अगला वाला सीजीआई बैकफुट पे रहे। चंचूड़ साहब तो बहाना है, असली निशान, असली लक्ष्य तो इनका जस्टिस संजीव खन्ना है। आपका नाम नम्रता है। अब आप नम्रता जोड़ना शुरू करो, अपने फेसबुक फ्रेंड बनाओ, नम्रता के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, तो आपको ब्राह्मण भी नम्रता मिल जाएंगी, क्षत्रिय भी नम्रता मिलेंगी, वैश्य भी नम्रता मिलेंगी और दलित भी नम्रता मिलेंगी। यानी चारों पंथ को आपने अपना दोस्त बना लिया। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 5-5 हज़ार अपने फेसबुक फ्रेंड बनाइए और जो सही बातें हैं उसको अपने फेसबुक पर शेयर करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। झारखंड में योगी आदित्यनाथ का एकदम रौद्र रूप देखने को मिला, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए कि अपनी ताकत का एहसास कराइए, पत्थरबाज सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आर पार हो जाए देखा जाएगा। तो ये जो बयान है योगी आदित्यनाथ के, बटेंगे तो कटेंगे के बाद, क्या वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है एक होने का, और वक्त आ गया है कि इन पत्थरबाजों से, घुसपैठियों से देश को राहत मिलेगी? झारखंड में योगी ने जिस तरीके से बयान दिया, उसके मायने में समझूंगी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय जी से। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। क्या हो रहा है? ये योगी आदित्यनाथ एकदम फायर ब्रांड मोड में नजर आ रहे हैं। नहीं, योगी जी वही कह रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने 5,500 साल पहले कहा था और भगवान श्री राम ने हजारों साल पहले कहा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था सठे साठ्यम समाचरित। योगी जी कह रहे हैं कि ऐसा सबक सिखाओ कि पत्थरबाज झाड़ू लगाना शुरू कर दें। भगवान श्री राम ने कहा था भय बिन होए न प्रीत, भय के बिना प्रीति नहीं होती। जब तक भय नहीं होगा, खौफ नहीं होगा, तब तक अराजकता नहीं बंद होगी, अशांति नहीं बंद होगी। तो योगी जी चूँकि आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, महंत हैं, वेद पुराण को पढ़ते रहते हैं, भगवत गीता रामायण को पढ़ते रहते हैं माननीय योगी जी, तो वो हैं तो प्रशासक हैं, वो मुख्यमंत्री, लेकिन जो उनका शासन का तरीका है वो बिल्कुल भगवान श्री राम से ही एक तरीके से प्रभावित होके है, और इसीलिए वो उनकी बातें भी वही हैं, मनसा वाचा कर्मणा भी वही करते हैं। योगी जी की सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनके दिल में होता है वही ज़बान पे होती है। उनका दोहरा जीवन नहीं है कि मन में तो कुछ और रहे, ऊपर से कुछ और बोलते रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, प्रखर होके बोलते हैं, मुखर होके बोलते हैं, सार्वजनिक रूप से बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सही उन्होंने कहा है। और झारखंड की स्थिति बहुत ही खतरनाक हो चुकी है नम्रता जी। झारखंड को अगर तुरंत कंट्रोल में नहीं किया गया तो झारखंड अगला कश्मीर बनने वाला है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि ओट जीवी नोट जीवी दल गुलाम नेताओं ने झारखंड को बर्बाद कर दिया। झारखंड बहुत ही प्रॉस्परस था, सनातन संस्कृति वहाँ पे थी, लेकिन धीरे 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 वहाँ की पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। मेरी तो इस पर PIL भी चल रही है घुसपैठियों के ऊपर, और मैंने उस पर पूरा रिसर्च किया हुआ है। मैंने सब एफिडेविट पे दिया भी है सुप्रीम कोर्ट में। झारखंड में बोकारो की डेमोग्राफी बदल चुकी है, झारखंड के छतरा की डेमोग्राफी बदल गई है, देवघर की डेमोग्राफी बदल गई है, धनबाद की डेमोग्राफी बदल गई। धनबाद मारवाड़ियों का गढ़, व्यवसायियों का गढ़, धन का गढ़, जहाँ कहते हैं धन से आबाद, उसको कहते हैं धनबाद। आज उस धनबाद में चारों तरफ घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया है। दुमका, सिंह भूमि, गढ़वा की डेमोग्राफी बदल चुकी है, गिरिडीह, गोडा की डेमोग्राफी बदल गई है, गुमला, हजारीबाग की डेमोग्राफी बदल गई है, जामताड़ा, खूंटी की डेमोग्राफी बदल गई है, कोडरमा, लातेहार की डेमोग्राफी बदल गई है। मूल कारण घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। घुसपैठी आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, धीरे धीरे बेटी से शादी कर लेते हैं। तो कहते नहीं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रोटी भी जा रही है, बेटी भी जा रही है और माटी भी जा रही है। तो रोटी माटी और बेटी, इन तीनों पे झारखंड में बहुत बड़ा खतरा है। लोहारदगा की डेमोग्राफी बदल गई है, पाकुड़ की डेमोग्राफी बदल गई है, पलामू की डेमोग्राफी बदल गई है, रामगढ़ की डेमोग्राफी बदल गई है, झारखंड के राजधानी रांची की डेमोग्राफी बदल गई है। ये सिचुएशन हो गई है। जहां पे आपको झारखंड में 50-100 किलोमीटर चलने पे एक मस्जिद भी नहीं मिलती थी, आपको आज की डेट में झारखंड में हर 1 किलोमीटर के बाद आपको एक मस्जिद मिल जाएगी, एक मदरसा मिल जाएगा, एक दरगाह मिल जाएगी, एक मज़ार मिल जाएगी, एक पक्का कब्रिस्तान मिल जाएगा। कहने को ट्राइबल एरिया है, वहां पे जो घुसपैठिए आए हैं उनके पास खाने के लिए भी नहीं है, आए हुए हैं, लेकिन उनको पता नहीं कहां से पैसा आ रहा है
कि रहते झुग्गी में है लेकिन बगल में ना 50 फीट ऊंची मस्जिद बन गई है। रहते झुग्गी में है लेकिन बढ़िया शानदार मज़ारें बन रही हैं, शानदार दरगाहें बन रही हैं, पक्के कब्रिस्तान बन रहे हैं, खुद झुग्गी में रहते हैं। बहुत बड़ी साजिश चल रही है झारखंड में। आपके साहिबगंज की डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल चुकी है, सरायकेला की डेमोग्राफी बदल गई है, सिमडेगा की डेमोग्राफी बदल चुकी है। नतीजा ये हो गया है इस तथाकथित सेकुलर दलों के कारण, जो पाखंडी दल हैं, इन्होंने घुसपैठियों को फ्री हैंड दे दिया, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों को फ्री हैंड दे दिया। एक तरफ क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहा है, ईसाई जो हमारे ट्राइबल्स हैं, आदिवासी हैं, दूसरी तरफ इस्लामिक कन्वर्जन हो रहा है। जो घुसपैठी आए हैं वो भी 10-10, 12-12 बच्चा पैदा कर रहे हैं। वो ट्राइबल बड़े ईमानदार होते हैं, वो मतलब ज़्यादा उनको समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। वो चुपचाप धीरे से किसी एक बेटी को पहले अपने झांसे में लेते हैं, लेते लेते पहले तो जो ट्राइबल की पूजा पद्धति है उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं और बाद में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। वहाँ पे चूंकि ज़मीन का मालिकाना हक बेटियों को जाता है, तो वो क्या है हो रहा है कि शादी करने के बाद उससे ज़मीन ऐंठ ले रहे हैं। वहाँ पे प्रधान के इलेक्शन में वहाँ पे रिजर्वेशन है SC ST के लिए, बहुत सारी सीटें हैं कि आपको यहाँ पे केवल ट्राइबल ही प्रधान बनेगा। वो क्या कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं ट्राइबल बेटी से, वो उसको प्रधान सेलेक्ट करवा देते हैं और बाद में प्रधान के पास पावर होती है पट्टा लेने की, वो पूरे गांव के गांव पट्टा करवा ले रहे हैं अपने नाम पे। तो एक तरीके से मैंने कहा ना, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो मुख्यमंत्री जी योगी जी ने कहा है, दोनों लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहाँ झारखंड की रोटी भी जा रही है, झारखंड की माटी भी जा रही है, झारखंड का जंगल भी जा रहा है, झारखंड की ज़मीन भी जा रही है, झारखंड की बेटी भी जा रही है। और तरीका मैंने आपको बार बार कहा है, सठे साठ्यम समाचरित भय बिन होए न प्रीत, कठोर कानून की ज़रूरत है। जब तक घुसपैठियों और उनके मददगारों पे NSA नहीं लगेगा, UAPA नहीं लगेगा, वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगेगी, गैंगस्टर एक्ट नहीं लगेगा, जब तक घुसपैठियों के मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने के लिए वहाँ पे प्रावधान नहीं बनेगा, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। और झारखंड पूरी तरीके से हमारे हाथ से निकल चुका है। झारखंड के अंदर पहुँचना भी बहुत बड़ा आसान है। बांग्लादेश से सटा हुआ अपना पश्चिम बंगाल, भाई ईस्ट बंगाल जो बांग्लादेश हो गया, अपना वेस्ट बंगाल अपना है, तो वो क्या करे, बांग्लादेश से बंगाल में आ रहे हो, बंगाल से सीधे घुस जा रहे हैं अपने झारखंड में, और पूरा बॉर्डर खुला हुआ है। खौफ है नहीं, कानून चूंकि 1946 वाला चल रहा है जो घुसपैठ के खिलाफ है, इसलिए कोई खौफ नहीं, उनको पता है। अच्छा, घुसपैठ आ भी जाते हैं तो उनके लिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बड़े बड़े वकील तैयार बैठे हुए उनको डिफेंड करने के लिए। अभी तक PIL फाइल किया था कि घुसपैठियों के बच्चों को स्कूल में फ्री एडमिशन मिलना चाहिए, उनको वजीफा मिलना चाहिए, ये भी PIL हुई है। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। अभी झारखंड के हाई कोर्ट ने बहुत गंभीरता के साथ कहा कि अगर घुसपैठ नहीं रोका तो पूरा झारखंड हमारे हाथ से निकल जाएगा। झारखंड बिल्कुल कश्मीर बनने के कगार पे है, झारखंड बिल्कुल बांग्लादेश बनने की कगार पे है। झारखंड की संस्कृति खत्म हो रही है, झारखंड की परंपरा खत्म हो रही है, झारखंड की वेशभूषा के लोग आपको कम दिखेंगे, आप तो वहां पे दूसरे टाइप के लोग ज्यादा दिखेंगे। वहां आपको लगेगा नहीं, आप झारखंड के बहुत सारे एरिया में तो आपको लगता नहीं आप झारखंड में, ऐसा लगता है आप कहीं ढाका में हो या आप चटगांव में हो या बांग्लादेश में हो, लगता नहीं आप वहां पे हो। नहीं तो पहले के समय में एकदम बिल्कुल डिफरेंट था। वहां पे झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा से जो लोग नफरत करते हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। ऐसे लोगों की संख्या झारखंड में बढ़ती जा रही है जो होली से नफरत करते हैं, दीपावली से नफरत करते हैं, भारत के त्योहारों से नफरत करते हैं। झारखंड में ऐसे लोगों की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ती है, न भारत को मानते हैं, न झारखंड को मानते हैं, झारखंड की संस्कृति को मानते हैं, जिनको पूरी तरीके से विदेशी मजहब पसंद है, विदेशी तरीका पसंद है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। और शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ एकदम आर पार की लड़ाई करने के लिए भी तैयार वहां पर नजर आए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं तो योगी जी को धन्यवाद दूंगा जो उन्होंने खुल के मन से बोला हुआ। ऐसे साहस बढ़ता है, फिर कार्यकर्ताओं का भी साहस बढ़ता है अपनी बात रखने का। बिल्कुल। लेकिन वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो मोदी जी ने कहा है, रोटी माटी और बेटी, बिल्कुल सही बात है। और वो केवल सेकुलर दलों के कारण चल रहा है। अभी भी अगर जातियों में बटे रहे, भाषा के आधार पर बटे रहे, क्षेत्र के आधार पर बटे रहे, आने वाली पीढ़ी हमारी सुरक्षित नहीं रहेंगी। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं, मैंने बहुत सारे देशों का अध्ययन किया है कि कैसे बदले हैं। गंधार जो दुर्योधन का ननिहाल था, वहां हमारे पूर्वजों कभी सोचा नहीं था अफगानिस्तान बनेगा, और बन गया। राजा भरत का ननिहाल जहां से माता कैकेयी आई थी, वहां पे हमारे पूर्वजों कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे हिंदू सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। अगर खत्म हो गया, पाकिस्तान बन गया, ईस्ट बंगाल खत्म हो गया, बांग्लादेश बन गया, और लगातार वहां से हिंदू खत्म हो रहे हैं।
तो ये हमारे लिए झारखंड में भी जो हमने अभी सोचा नहीं, या कश्मीर में भी 1990 में 1 महीने पहले किसने सोचा था हमारे साथ क्या होगा? सब कुछ हुआ ना, हत्या हुई, बलात्कार हुआ, घर जलाया गया, दुकान मकान पे कब्जा हुआ, खेत खलिहान पे कब्जा हुआ। अभी इसी साल कुछ कुछ महीने पहले तक बांग्लादेश वालों ने कभी नहीं सोचा था उनके साथ क्या होगा, वो सब कुछ हो रहा है। तो झारखंड में भी शायद वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे जितने वहाँ भाई बहन हैं, कि अगर वो बटेंगे तो 100% कटेंगे, और अगर एकजुट होके रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, योगी आदित्यनाथ का मैं जिक्र कर रही थी, तो मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया। मैं चाहूंगी वो पूरा मामला क्या था, कैसे हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलटा, आप थोड़ा सा समझा दें। और दूसरी बात मैं चाहूंगी आप समझाएं कि जो लोग कह रहे हैं कि अरे सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को फटकार लगा दी, एक्चुअल में फटकार लगी है कि कुछ कहा गया है, नहीं कहा गया है, वो थोड़ा समझा दें। नहीं, एक्चुअली दिक्कत यह है कि हमारे देश में कुछ एजेंडाधारी हैं जो जिनको कानून बिल्कुल नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट शायद अंदर कभी उन्होंने एंट्री भी नहीं किया होगा, बस वो टीवी पे देख लिए होते हैं सुप्रीम कोर्ट कैसी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में इतनी बातें कहते हैं, फैसलों के बारे में इतनी बातें कहते हैं, और दुर्भाग्य ये भी है कि जब तक सच पहुंचता है तब तक झूठ पूरा एक चक्कर लगा चुका होता है। एनसीपीसीआर, जिसके अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जब मदरसों की शिकायत आई वहाँ इंस्पेक्शन किया, जांच किया। जांच करने के बाद उन्होंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें राष्ट्र विरोधी हो रही हैं मदरसों में, और उसके लिए उन्होंने प्रदेश सरकार को भी चिट्ठी लिखी। बाद में वो मैटर हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने क्या किया, जो मदरसा एक्ट है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट वो राज्य सरकार का कानून है, 2004 में बना था मेरे समझ से। उस समय सपा की सरकार थी, शायद सपा की जिसकी भी रही होगी, 2004 में वो कानून बना था। योगी जी ने पहले ही मदरसों पे जांच शुरू कर दिया था। कानून था और इसके बाद लगातार वो मदरसों की जांच कर रहे थे, फंडिंग रोक रहे थे, मदरसों का लाइसेंस कैंसिल कर रहे थे, जो उनकी मान्यता खत्म कर रहे थे। उत्तर प्रदेश एसटीएफ बहुत सारे मदरसों की जांच कर रही है। खासतौर पे जो सबसे ज़्यादा अलगाववादी चीज़ें पाई गई हैं, उत्तर प्रदेश का जो नेपाल बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे बहुत चीज़ें मदरसों में गड़बड़ हो रही थी। मदरसों में हथियारों का जखीरा बार बार मिल रहा था, मदरसों में अवैध फंडिंग की बहुत सारी सूचनाएं आ रही थी। मदरसों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी पकड़े गए जो पत्थरबाजी कर रहे थे, पता चला उनका मदरसों का कनेक्शन था। तो मदरसे उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण के भी अड्डे बन चुके हैं, घुसपैठ के भी अड्डे, और ये पूरे भारत की है, केवल यूपी की बात नहीं है। तो हाई कोर्ट ने उस 2004 के मदरसा एक्ट को ख़त्म कर दिया। उसके बाद पूरी सेकुलर लिबरल लॉबी भागी सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया। हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो हाई कोर्ट के फैसले को रोका, बाद में जो फाइनल जजमेंट आया उसमें उन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट के आधे फैसले को सही कहा, आधे फैसले को गलत कहा। पहले जो उत्तर प्रदेश का मदरसा बोर्ड था, ये कक्षा मतलब पहली से लेके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक की डिग्री दे रहा था। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो मदरसा एक्ट है केवल 12वीं तक के बच्चों पे लागू होगा। जो ग्रेजुएशन कामिल की डिग्री है, फाजिल की डिग्री है, ये कामिल फाजिल की डिग्री मदरसा बोर्ड नहीं दे सकता। कामिल फाजिल की डिग्री चूंकि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, इस पे यूजीसी की गाइडलाइन लागू होगी, हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, वो गाइडलाइन लागू। तो उत्तर प्रदेश, पहली बात तो उन्होंने अब उत्तर प्रदेश में जो कामिल फाजिल की डिग्री थी उसको बैन कर दिया। इसका असर पूरे देश पे पड़ेगा। अब आज की इस फैसले के बाद से पूरे देश भर के जो मदरसा बोर्ड कामिल फाजिल की डिग्री थे वो बंद हो गया, खत्म। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है। ये मदरसा वालों के लिए सेटबैक है, ये सेकुलर लिबरल गिरोह के लिए सेटबैक है। कि मैटर कुछ और आया था, कहते ना, आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, आए थे वो मदरसा एक्ट बनाने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट अब कामिल फाजिल की डिग्री दे ही नहीं सकता, ये केवल 12वीं तक की डिग्री देगा। दूसरी बात, उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को रोका है, उन्होंने योगी सरकार के किसी फैसले को थोड़ी रोका है। योगी सरकार, भाई हाई कोर्ट, उन्होंने उस कानून को बहाल कर दिया, आधा कानून तो खत्म कर दिया कि कामिल फाजिल पे लागू हो ही नहीं सकता। उन्होंने ये कहा कि जो प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल में ये स्कूल इनके चलेंगे, उस पर भी राज्य सरकार के पास पूरी छूट है कि वो जांच करे, वो देखे वहाँ क्या हो रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कौन किताब चल रही है, पढ़ाने वाला कौन है, पढ़ने वाला कौन है, फंडिंग कहाँ से आ रही है, जो पैसा सरकार के पास से जा रहा है उसका सही यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मदरसों में कोई देश विरोधी गतिविधि तो नहीं हो रही है, मदरसों में कहीं घुसपैठियों को संरक्षण तो नहीं मिल रहा है, मदरसों में कहीं धर्मांतरण नहीं हो रहा, ये सारा रुका हुआ है। तो एक तरीके से योगी जी को तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और फ्री हैंड मिल गया है।
कहीं योगी जी के किसी कार्रवाई पे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोक लगाई है, बल्कि ऊपर से ये भी कह दिया कि अब ये कामिल फाजिल बंद, यानी 12वीं के बाद तो पूरे भारत में मदरसे जो है ये ग्रेजुएशन की डिग्री दे ही नहीं पाएंगे। जो पोस्ट ग्रेजुएशन दे रहे थे, जो बीए के बराबर एक डिग्री होती थी, अपने एमए के बराबर डिग्री होती थी, ये भी दिया करते थे, अब वो सब बंद हो गई है। इसका असर तो झारखंड में भी पड़ेगा, बिहार में, पूरे देश में पड़ेगा। कामिल फाजिल अब दे ही नहीं पाएंगे। अब तो कामिल फाजिल बनने के लिए आपको यूजीसी के नाम से ही चलना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है। योगी जी को कोई सेटबैक नहीं है, ये सेकुलर लिबरल लॉबी को सेटबैक है। और मेरा ये मानना है, सुप्रीम कोर्ट का एक 2011 का जजमेंट है, 3 जजों का जजमेंट है, जस्टिस पांचाल, जस्टिस दीपक वर्मा और जस्टिस बीएस चौहान का जजमेंट है। वो केस का नाम है के श्याम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। उस केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने कहा था कि भारत में समान शिक्षा लागू करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक तक लोग देखें, समझें और इसको पहुंचाएं। के श्याम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने बेंच ने कहा कि आप कम से कम 8वीं तक देश में समान शिक्षा लागू करिए, 1 नेशन 1 सिलेबस लागू करिए, 1 नेशन 1 करिकुलम लागू करिए। उसमें यह भी कहा है कि यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम से जातिवाद खत्म होगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम से भाषावाद खत्म होगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम से क्षेत्रवाद खत्म होगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन से जो क्लासेस क्रिएट होती है ना, गरीब की किताब अलग, अमीर की किताब अलग, वो क्लास खत्म होगी। और हमारे देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम था। पहले कृष्ण और सुदामा, एक गरीब एक अमीर, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक किताब पढ़ते थे। भगवान राम और निषाद राज, एक गरीब और एक अमीर, एक क्षत्रिय का बेटा, एक निषाद दलित का बेटा, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक किताब पढ़ते थे। राजा दशरथ, उनके मंत्री सुमंत, एक क्षत्रिय, एक दलित, एक अमीर, एक गरीब, एक स्कूल में पढ़ते थे। आज की डेट में बिल्कुल अलग अलग, एक तो 65 एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं, तो 65 तरीके का सिलेबस चल रहा है। एग्जाम सारे एक होते हैं, चाहे इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे क्लैट का एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे रेलवे, पेपर एक ही होता है ना। और 65 एजुकेशन बोर्ड है, 65 तरीके का सिलेबस है। तो हो क्या रहा, बच्चा जो पढ़ता है वो पूछा नहीं जाता एग्जाम में, और जो पूछा जाता है वो पढ़ाया नहीं जाता। तो हर व्यक्ति को मजबूरी में कोचिंग ज्वाइन करना पड़ता है। और इस पूरे सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को कोचिंग माफियाओं ने हैक कर रखा है। कोचिंग माफिया नहीं चाहते भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू हो, कोचिंग माफिया नहीं चाहते भारत में 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड हो। मेरा ये मानना है कि अगर एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश की रेलवे चल सकती है, तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश का एजुकेशन सिस्टम, स्कूल नहीं चल सकते। बिल्कुल चल सकते हैं। भाषा की बात है तो बंगाल वाला अपनी भाषा में पढ़ेगा, गुजरात वाला अपनी भाषा में पढ़ेगा, महाराष्ट्र वाला अपनी, लेकिन सिलेबस करिकुलम तो एक होना चाहिए ना। कंटेंट, जैसे पूरे देश में केवीएस है, केंद्रीय विद्यालय, उसका सिलेबस पूरे देश का एक है। पूरे देश में नवोदय स्कूल है, सिलेबस सबका एक है। पूरे देश में सैनिक स्कूल है, सिलेबस सबका एक है। लेकिन अब यूपी बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बिहार बोर्ड अलग पढ़ा रहा है। और योगी जी इस पे कह भी चुके हैं पहले कि भारत में समान शिक्षा लागू होनी चाहिए। योगी जी का सार्वजनिक रूप से इसका बयान है कि समान शिक्षा होनी चाहिए। और मेरा भी मानना है ये जिहाद, मजहबी उन्माद, पत्थरबाजी, थूकना, पेशाब करना खान पान की वस्तुओं में, रेलवे की ट्रैक पे जो है पत्थर रखना, लकड़ी रखना, ये सब तभी बंद होगा जब भारत में फिर से एक बार गुरुकुल वैदिक शिक्षा लागू होगी और सबके लिए लागू होगी। लोगों का दिमाग भी ठीक रहेगा, लोग स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। मेरी इनफैक्ट पीआईएल चल रही है कि पूरे देश में योग मित्र अपॉइंट किए जाएं सभी स्कूलों में। पूरे देश में एक इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड योग सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए, ऐसी मेरी तो मेरा ये मानना है कि गुरुकुल वैदिक शिक्षा लागू करना चाहिए। उससे शांति आएगी, समृद्धि आएगी। और जहाँ तक सेटबैक की बात है, कोई सेटबैक नहीं है योगी जी को। वो जो करना चाहे करें। वो चाहे तो उस कानून को खत्म करके नया कानून भी बना दें, और चाहे तो कानून को चलने दें, उनके हाथ में, उनके हाथ में है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं बार बार कहता हूं, भारत में माइनॉरिटी के नाम पे सब चल रहा है। माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी बोर्ड, माइनॉरिटी ट्रिब्यूनल, ठीक है, माइनॉरिटी के नाम पे राज्य केंद्र की स्कीम, माइनॉरिटी के नाम पे राज्यों की स्कीम। लेकिन माइनॉरिटी कौन है, ये न तो भारत के संविधान में कहीं लिखा हुआ है, न भारत के किसी कानून में लिखा है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। कौन है माइनॉरिटी? माइनॉरिटी राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाएगा, कि माइनॉरिटी राज्य के स्तर पे देखा जाएगा, कि माइनॉरिटी जिले के स्तर पे देखा जाएगा, कि माइनॉरिटी तहसील के स्तर पे देखा? कोई इसकी गाइडलाइन ही नहीं बनी है। 1% वाला माइनॉरिटी होगा, 0.5% वाला माइनॉरिटी, ये कहीं डिफाइन ही नहीं है। माइनॉरिटी भारत के अंदर देखा जाएगा, भारत के बाहर। मैं इसको रिपीट करता हूं, दुनिया में 6,500 भाषाएं बोली जाती हैं। तो जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, जो भाषाई अल्पसंख्यक है, वो भारत के भाषाओं में ढूंढा जाएगा या पूरी दुनिया के भाषाओं में ढूंढा जाएगा? ऐसे रिलीजियस पूरी दुनिया में 1100 रिलीजन है।
तो जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, जो भारत के अंदर रिलीजन शुरू हुए, उनमें देखा जाएगा, पूरी दुनिया में देखा जाएगा। अगर पूरी दुनिया में देखा जाएगा फिर यहूदियों को भी माइनॉरिटी दर्जा मिलना चाहिए, बहाइयों को भी मिलना चाहिए। ऐसे भारत में 100 से ज़्यादा रिलीजन के लोग रहते हैं। कोई 10 परिवार रहता है, कोई 5 परिवार रहता है, कोई 20 परिवार रहता है, लेकिन रहते तो हैं, 100 से ज़्यादा रिलीजन रहते हैं। फिर 5 ही माइनॉरिटी क्यों? मेरा ये मानना है, यूएन की जो डेफिनेशन है, एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इनफीरियर इन पॉपुलेशन, ऐसा समूह, ऐसी कम्युनिटी जिसका कोई सामाजिक वजूद न हो, जिसका कोई आर्थिक वजूद न हो, जिसका कोई राजनीतिक वजूद न हो, जिसकी संख्या नगण्य हो, 1% से कम हो, उसको कहते हैं माइनॉरिटी। उसको अपने माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए। अरब की जनसंख्या 3 करोड़ है कुल, और भारत में 30 करोड़ जिसकी जनसंख्या वो माइनॉरिटी बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2.5 करोड़ है और यहाँ 30 करोड़ वाला माइनॉरिटी बना हुआ है। आपके दुबई की जनसंख्या 1 करोड़ है, यहाँ 30 करोड़ वाला माइनॉरिटी बना हुआ है। तो ये बंद होना चाहिए। माइनॉरिटी केवल 1% से कम वाले को ही मिलना चाहिए, और वो भी राज्यवार। जिस राज्य में 1% से जो कम है उसको आप माइनॉरिटी घोषित कर दीजिए, यही तरीका है। और दूसरा, यहाँ तो भारत में माइनॉरिटी मेजॉरिटी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सेकुलर देश हो चुका है, सबको एक समान अधिकार मिला हुआ है, कोई भेदभाव है नहीं, तो फिर माइनॉरिटी मेजॉरिटी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे माइनॉरिटी मेजॉरिटी से एक चीज याद आई। सोशल मीडिया पर सज्जाद नोमानी का एक वीडियो वायरल है। अब महाराष्ट्र में चुनावों के बीच उनका ये वीडियो वायरल हुआ है, और खबरें तो महाराष्ट्र से ऐसी ऐसी आ रही हैं कि फतवे जारी किए जा रहे हैं। मस्जिदों से ऐलान हो रहा है कि जहां जहां बीजेपी को हराया जा सकता है या फिर महायुति के कैंडिडेट को हराया जा सकता है, वहां वहां पर पूरी कोशिश की जाए। सज्जाद नोमानी तो ये भी कह रहे हैं कि 20 से 25 पर हमारा होल्ड है, 20 पर और कर लो तो हम सेक्युलर गवर्नमेंट बना सकते हैं। ये कितना खतरनाक है, क्योंकि ऐसे ही तो नहीं, लेकिन इससे मिलते जुलते, हिंदुओं यहां से भाग जाओ, अपनी बीवियों को छोड़ जाओ, ऐसे ही फतवे हमने कश्मीर में जारी हुए थे, वो देखे थे, पढ़े थे। देखिए, जो खिलजी की सोच थी, जो बाबर की सोच थी, जो हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी की सोच थी, वही सोच आज भी चल रही है। और वो सोच बार बार अलग अलग तरीके से निकलती है। कहीं एक भाषण आ जाता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदू खत्म कर दूंगा। एक भाषण आता है कि हम तो 42% हो चुके हैं, मोदी आएगा तो बोटी बोटी काट देंगे। सज्जाद नोमानी वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, तो जिहाद इनकी सोच में है। लब जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, वोट जिहाद हो, मज़ार जिहाद हो, दरगाह जिहाद हो, कब्रिस्तान जिहाद हो, ठीक है, थूक जिहाद हो, पेशाब, मतलब ये इनकी सोच में है। ये जो पाक नापाक की सोच है ना, ये जो काफिर वाली सोच है, ये जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक कोई न कोई ऐसी आवाज़ आती रहेगी। और इस भारत पे जितना कत्लेआम हुआ है वो उसी सोच के कारण हुआ है, और आज भी वो चल रहा है। महाराष्ट्र बहुत बड़े खतरे में है। महाराष्ट्र के लोगों को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए, महाराष्ट्र बहुत बड़े खतरे में है। उसका कई कारण है। एक तो महाराष्ट्र भारत की आर्थिक राजधानी है। अगर महाराष्ट्र पे कब्जा हो गया तो बहुत बड़े अर्थतंत्र पे कब्जा हो जाएगा, जिसकी वहाँ सरकार बनती है। इसलिए वो महाराष्ट्र पे अब कब्जा करना चाहते हैं। महाराष्ट्र बॉर्डर स्टेट है। आखिर जो कसाब आया था, महाराष्ट्र ही आया था ना, क्यों आया था? समुद्र से आ गया, सीधे क्रॉस होकर पहुंच गया। तो महाराष्ट्र बॉर्डर स्टेट है, तो इनकी सरकार बन जाएगी तो घुसपैठियों को आराम से महाराष्ट्र में बसा देंगे, और बसा रहे हैं, खूब बस रहे हैं। महाराष्ट्र पे मरीन ड्राइव का वीडियो मैं देख रही थी, हाँ, जहां पर मुस्लिम ही मुस्लिम, मुस्लिम ही मुस्लिम, दूर दूर तक, दूर वो दूर किसी तक। ने लिख रखा था कि देखिए, हाँ। इतने तो मुस्लिम महाराष्ट्र, बेसिकली मुंबई में नहीं है। महाराष्ट्र पे कब्जा करने का 2-3 कारण है। पहली बात तो महाराष्ट्र में सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की स्थापना मुगलों के बाद किया छत्रपति शिवाजी महाराज ने। वो दिमाग में कहीं न कहीं खटक रहा है, तो उनको लगता है कि जो जहाँ हिंदू राष्ट्र बना, हिंदवी स्वराज बना, इसी को अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसलिए वहाँ पे अलग अलग चीज़ें की जा रही हैं। महाराष्ट्र को ड्रग का अड्डा बना दिया गया है। बॉलीवुड के ज़रिए जो बॉलीवुड जिहाद किया है, मतलब ब्राह्मण को पाखंडी दिखाना, क्षत्रिय को परेशान करने वाला दिखाना, दलित का एकदम शोषण दिखाना, ये जो ड्रामे हुए हैं ना महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र उनके हाथ में रहेगा तो बॉलीवुड के ज़रिए जिहाद करते रहेंगे। महाराष्ट्र उनके हाथ में रहेगा तो फिल्मों के ज़रिए भी उनका जिहाद चलेगा, सीरियल के ज़रिए भी उनका जिहाद चलेगा, OTT प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी उनका जिहाद चलता रहेगा। महाराष्ट्र चले रहेगा तो चूंकि बॉर्डर स्टेट है, समुद्र के ज़रिए वहाँ को ड्रग भी आती रहेगी और पूरे देश में ड्रग भी उनकी सप्लाई चलती रहेगी, इसलिए भी उनको महाराष्ट्र चाहिए। महाराष्ट्र रहेगा, बहुत बड़ा भारत की आर्थिक राजधानी है, बहुत, मतलब उनके हाथ में पूरा शेयर मार्केट का बिजनेस, ये बिजनेस वो बिजनेस, वो उनके हाथ में रहेगा। इसलिए पूरे महाराष्ट्र पे कब्जा करने की पूरी प्लानिंग चल रही है। और मैं महाराष्ट्र की स्टडी कर रहा था नम्रता जी, पूरे महाराष्ट्र की डेमोग्राफी बदल गई है।
ऐसा कोई जिला नहीं है महाराष्ट्र का जहां डेमोग्राफी नहीं बदली है, जहां घुसपैठिए नहीं बसा दिए गए हैं, जहां पे दरगाहें नहीं बन गई हैं। महाराष्ट्र जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतना बड़ा मतलब मेहनत करके एक तरीके से महाराष्ट्र को रिवाइव किया था, और छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो ये मुगल ने पूरे साउथ पहुंच गए होते। ये तो उन्होंने महाराष्ट्र में रोक दिया, इसलिए हमारे दक्षिण भारत बचा रहा मुगलों के उससे। आज की डेट में महाराष्ट्र में अहमदनगर, अकोला, अमरावती की डेमोग्राफी बदल गई है। मूल कारण घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। औरंगाबाद, बीड, भंडारा, बुल्हाना, चंद्रपुर की डेमोग्राफी बदल गई है। मूल कारण है घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया, हिंगोली, जलगांव की डेमोग्राफी बदल गई है। मूल कारण है घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। जालना, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई की डेमोग्राफी बदल गई है। मूल कारण है घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। भारत की जो सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है वो मुंबई में है, उसका नाम है धारावी। एक आध फिल्म भी बन चुकी, सीरियल भी बन चुका है। धारावी में जो रेशियो था 80-20 था, 80% हिंदू और 20% कन्वर्टेड हिंदू। आज की डेट में धारावी का बिल्कुल रेशियो उल्टा हो गया है, 80% कन्वर्टेड हिंदू और 20% हिंदू। कैसे बदला? वहीं झुग्गियों के अंदर उन्होंने जिहाद किया, धर्मांतरण जिहाद किया, घुसपैठियों को बसाया, बहन बेटियों को कन्वर्ट किया, लव जिहाद किया, और धीरे 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 पिछले 30 से 40 साल के अंदर पूरी की पूरी धारावी की डेमोग्राफी बदल चुकी है। आपके नागपुर की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। नांदेड़, नंदुरबार की डेमोग्राफी बदल रही है। नांदेड़ वो जगह है जहां पे हमारे गुरु गोविंद सिंह ने जाके लड़ाई किया था। वहां आज भी बहुत बड़ा हमारा गुरुद्वारा है। सनातन धर्म को बचाने के लिए बहुत बड़ा युद्ध हुआ महाराष्ट्र में। और वहाँ पे मैं अभी नांदेड़ गुरुद्वारे गया था। वहाँ पे जो माता जी थी हमारे गुरुदेव की, उनकी तलवार रखी है, कम से कम 8 फीट ऊंची तलवार। जो वो अस्त्र शस्त्र यूज किया था उन्होंने सारे वहाँ रखे हुए हैं गुरुद्वारा में। आज उस नांदेड़ की डेमोग्राफी बदल गई है, जो हमारे सनातन धर्म का प्रमुख केंद्र था नांदेड़, उसकी डेमोग्राफी बदल गई है। नंदुरबार, नासिक की डेमोग्राफी बदल गई। नासिक में कुंभ लगता है, जैसे प्रयाग में कुंभ लगता है ऐसे नासिक में लगता है। पूरे नासिक की डेमोग्राफी बदल रही है। मूल कारण घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। पालघर, परभनी, पुणे की डेमोग्राफी बदल गई है। रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली की डेमोग्राफी बदल गई है। सतारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर की डेमोग्राफी बदल गई है। थाने, वर्धा, वाशिम, यवतमाल की डेमोग्राफी बदल गई है। तो वो केवल कब्जा इसलिए करना चाह रहे हैं कि एक तो अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो वहां से घुसपैठियों को निकाला जाएगा। बीजेपी की सरकार आएगी, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनेगा, धर्मांतरण रुकेगा। बीजेपी की सरकार आएगी, जनसंख्या विस्फोट पे भी कार्रवाई होगी। बीजेपी की सरकार आएगी तो जो उनका ड्रग का कारोबार है वो भी रुकेगा। पूरे भारत में इस समय ड्रग पकड़ी जा रही है, ठीक है, और उसमें ध्यान दीजिए ड्रग कहां पकड़ी जा रही है, जहां बीजेपी की सरकार है। महाराष्ट्र में ड्रग पकड़ी जा रही है, उत्तर प्रदेश में पकड़ी जा रही है, मध्य प्रदेश पकड़ी जा रही है, छत्तीसगढ़ पकड़ी जा रही है, राजस्थान में पकड़ी जा रही है, गुजरात पकड़ी जा रही है। आप बताइए, जहां सेकुलर दलों की सरकार है वहां कहीं पे भी अगर ड्रग पकड़ी जा रही हो, केरल में पकड़ रहे हो या बंगाल में पकड़ रहे हो, जहां जहां इनकी सरकारें हैं, कहीं नहीं ड्रग पकड़ी जा रही। क्यों? इसका उत्तर आप मतलब खुद लोग समझ सकते हैं। तो ये एक तरफ ये धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट के जरिए डेमोग्राफी बदल रहे हैं, दूसरी तरफ ड्रग सप्लाई करके पूरे देश में, खासतौर पे महाराष्ट्र में, हमारे यंग जनरेशन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा भी एक कार्यक्रम पुणे में था, मैं वहाँ जाके लोगों से बात किया। मतलब कोई ऐसा लॉ कॉलेज नहीं पुणे का। पुणे का एजुकेशन का भी हब है, आईटी का हब है, एजुकेशन का भी हब है। सारे कॉलेज, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे सरकारी यूनिवर्सिटी हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, सरकारी, सब में ड्रग पहुंचा दी गई है। तो ड्रग का पूरा कारोबार इनके हाथ में है। इसलिए चाहते हैं कि वोट जिहाद करो, सरकार अपने हाथ में ले लो, तो फिर बाद में ड्रग के जरिए भी हिंदुओं को बर्बाद करो और घुसपैठ, धर्मांतरण के जरिए बर्बाद करो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अगर महाराष्ट्र को बचाना है तो महाराष्ट्र के लोगों को ये जो मराठी, नॉन मराठी, जो दुनिया भर का जो बांटने वाले वहां चल रहे हैं, इनसे बच के रहना पड़ेगा। अगर हम बच के नहीं रहे तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज के दुश्मन है उनकी संख्या बढ़ेगी, जो संत ज्ञानेश्वर जी के दुश्मन है उनकी संख्या बढ़ेगी, जो संभाजी महाराज का इतना बड़ा बलिदान था वो बर्बाद हो जाएगा। 39 दिन तड़पा के मारा था, 39 दिन, एक एक पहले उंगलियां, नाखून उखाड़े, फिर उंगलियां काटी, फिर भी नहीं कन्वर्ट हुई, तब जाके उनको मारा था। जो हमारे गुरुओं का बलिदान है, जो गुरु गोविंद सिंह का बलिदान है, वो नांदेड़ जिसलिए बना, वो उनका बलिदान बेकार हो जाएगा। इसलिए मैं तो सबसे कहता हूं हिंदुओं से, बटोगे तो कटोगे। तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित बन के रहोगे तो तुम्हारा कटना निश्चित है। अगर तुम मराठा और ये बन के रहोगे
पाटिल बन के तो तुम कटोगे, अगर तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित बन के रहोगे तो भी कटोगे, हिंदू जैन बौद्ध सिख बन के रहोगे तो भी कटोगे। केवल सनातनी बनो, केवल और केवल सनातनी बनो, तभी बचोगे। नहीं तो वही होगा जो पाकिस्तान में हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, जो कश्मीर में हुआ, फिर वही होगा। और महाराष्ट्र में कई जगह हो चुका है। उमेश कोल्हे को मारा ना अमरावती में, केवल इतने तो कहा था आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, इतने तो कहा था बेचारे ने। मारा किसने? उसके दोस्त ने मारा। तो ये जो इस मेंटलिटी को समझ कर अगर नहीं बचेंगे तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे का आपने जिक्र किया, बांग्लादेश का जिक्र किया। चटगांव से एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर हमला किया गया हिंदुओं पर, वो थोड़ा बताएंगे कि वो क्या पूरा मामला है और ये कब तक चलेगा ऐसे? देखिए, इनका तो कहते नहीं, अगर आप इनको नहीं खत्म करोगे तो ये आपको खत्म कर देंगे। ईस्ट बंगाल जो आज की डेट में बांग्लादेश कहलाता है, और जहां ये कल रात में घटना हुई है चटगांव में, पूरी तरीके से वहां पे जिहादियों ने कब्जा किया है। पुलिस ने बाकायदा सहयोग किया है। सेना ने पहले वहां के सीसीटीवी हटाए हैं। जिस सेना को रोकना चाहिए था इन जिहादियों को, सेना उनको सहयोग कर रही है। वहां पे पुलिस उनको सहयोग कर रही है, और उन्होंने जाके वहां पे पुरुषों पे हमला किया है, पुरुषों को मारा है। जो वृद्ध महिलाएं थी उनको मारा है, और जो जवान लड़कियां थी, बहुएं थी, उनको उठा ले गए। चटगांव सनातन का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, हिंदू धर्म का। इसलिए स्कंद गुप्त के समय में उनको पूजा पाठ कराने के लिए उन्होंने कौशल नरेश, अयोध्या नरेश से बोले हमको 2000 उपाध्याय दे दो। और जो उपाध्याय चटगांव गए उनको चट्टोपाध्याय कहते हैं। उस पूरे क्षेत्र में, बेसिकली जो ईस्ट बंगाल का क्षेत्र, वहाँ जगह जगह उन्होंने उपाध्याय बसाया। उपाध्याय का मतलब जो शास्त्रों की शिक्षा देता हो, शस्त्र की शिक्षा देता हो, अस्त्र की भी शिक्षा देता हो, उसको उपाध्याय कहते हैं। आज उस चटगांव में केवल चट्टोपाध्याय नहीं खत्म हो रहे, दलित भी खत्म हो रहे, वैश्य भी खत्म हो रहे। मतलब कुल मिला के आप काफिर हैं। और कल के घटना में एक और नई बात समझ में आई है कि कुछ लोगों को, उनको लगा कि शायद ये झूठ बोल रहा है। जैसे जब उन्होंने हमला किया तो लोगों ने बताया नहीं, मेरा नाम तो अमर नहीं बल्कि अकबर है। तो उन्होंने बाकायदा अंडरवियर खुलवाई है, अंडरवियर खुलवा के चेक किया है कि ये अमर है कि अकबर है। और फिर पता चला वो अकबर तो था नहीं, उसने तो झूठ बोला था जान बचाने के लिए, तो अमर था, फिर मार दिया उसको। अंडरवियर खोल के चेक करके मारा जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में ईस्ट बंगाल में हिंदू कितने दिन बचेंगे बांग्लादेश में, मुझे तो नहीं लगता है। पाकिस्तान से आखिर हम खत्म हो ही चुके हैं। मालदीव हिंदू राष्ट्र था, हमारे भारत का हिस्सा था, मालदीव में खत्म हो गए। अफगानिस्तान गांधार हमारे भारत का हिस्सा था, वहां भी खत्म हो गए। बाकी कनाडा देख लीजिए। कनाडा, बेसिकली इस पूरे क्षेत्र को खुरासान कहते हैं। जहां जहां हिंदू है, हिंदू का मतलब बौद्ध भी हिंदू कहलाते हैं, जैन भी हिंदू कहलाते हैं, सिख भी हिंदू कहलाते हैं। भारत के बॉर्डर पे कुल 9 देश हैं। इन 9 देशों को वो खुरासान कहते हैं। तो जब वो गजवा हिंद की बात करते हैं तो केवल भारत पे कब्जा नहीं करना, जहां जहां हिंदू हैं सब पे कब्जा करना। और बड़े प्लानिंग के तरीके तो उन्होंने कब्जा कर भी लिया। गंधार पे उन्होंने गजवा हिंद कर लिया, वो अफगानिस्तान हो गया। आपका जो लाहौर था, कराची, जिसको हम कैके वगैरह की कहते थे, वो गजवा हिंद कर लिया, वो पाकिस्तान बन गया। आपका मल्लद्वीप, मल्लद्वीप पे उन्होंने गजवा हिंद कर लिया, अब वो मालदीव हो गया, हिंदू राष्ट्र। यहाँ अपने दक्षिण भारत के राजा राज चोल वहाँ के राजा हुआ करते थे, उनके अधीन में था ये, तो मालदीव भी निकल गया। अब आपका बचा ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल पे भी जिस तरीके से प्लान कर रहे हैं, मुझे लगता है अगले 2-3 साल के अंदर या तो लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, जो भाग सकते हैं वो भाग आएंगे, नहीं तो वहाँ कन्वर्ट हो जाएंगे। अब उनके बचा उनका म्यांमार। म्यांमार में भी रोहिंग्याओं को भगाया। रोहिंग्या वहाँ लगातार बदमाशी कर रहे थे, तभी तो वहाँ भगाया म्यांमार में। तो म्यांमार भले बौद्ध है, लेकिन उनकी नज़र में वो भी गजवा है, उनकी नज़र में वो भी काफिर है, बौद्ध भी काफिर है। तो उनको म्यांमार में भी अपना कब्जा करना है, लंका में उनको भी अपना कब्जा करना है, लेकिन नेपाल में भी कब्जा करना है। बड़े प्लान्ड वे में वहाँ स्लीपर सेल बैठा दिए गए हैं नेपाल में, वहाँ पे भी पूरा धर्मांतरण भी हो रहा है, घुसपैठ भी हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट भी हो रहा है। किसी भी क्षेत्र को बदलने का, कन्वर्ट करने का इनका 3 ही मॉडल है। कुछ लोग घुसपैठ करते हैं, फिर वो वहाँ धर्मांतरण शुरू कराते हैं, और फिर 15, 20 बच्चा पैदा करते हैं। ये इनका 3 मॉडल। हाँ, जनसंख्या विस्फोट, ये इनका मॉडल है। इन्होंने धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट के जरिए अफगानिस्तान बना लिया, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट के जरिए पाकिस्तान बना लिया, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट के जरिए मल्लद्वीप को उन्होंने मालदीव बना लिया, घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट के जरिए ईस्ट बंगाल को बांग्लादेश बना लिया।
कश्मीर हमारे हाथ से निकल चुका है। नेपाल में बहुत तेजी के साथ धर्मांतरण हो रहा है, घुसपैठ हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। म्यांमार में धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट कर ही रहे थे, तब तक वहां की सरकार जग गई और वहां के समाज भी जगा और उन्होंने फिर रोहिंग्याओं को खदेड़ा वहां पे। लंका भी इनके बड़े टारगेट पे है। लंका में खूब धर्मांतरण हो रहा है इस समय, घुसपैठ हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। लंका में बौद्ध हैं, उनको भी कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। म्यांमार में बौद्ध हैं, उनको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी जो दाल नहीं गलती वो एक ही देश में नहीं गलती है, वो है चीन। सख्त कानून है ना वहां पर। केवल और केवल चीन में इनकी दाल नहीं गलती है। बाकी के 8 देशों में, जो जिसको खुरासान में, वो चीन भी आता है। अच्छा। तो खुरासान इनका जो प्रांत है, उस खुरासान में एक तरीके से 4 देश तो उन्होंने बना ही लिए हैं। अब बचा है आपका भारत बचा हुआ है, नेपाल बचा हुआ है, म्यांमार बचा हुआ है, श्रीलंका बचा हुआ है। 5वें पे वो हाथ डालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हाथ डाले लेकिन जल गए। बहुत पहले खुरापात किया उन्होंने चीन में। जो आज वो भारत में कर रहे हैं, ये चीन में उन्होंने करने की कोशिश किया था, लेकिन चीन में वो अच्छा हुआ कि उन्होंने इस तरीके के कानून बनाए कि आज की डेट में उनके नाम रखने भी बैन कर दिया। चीन में तो 60 नाम बैन है। मतलब जिन वहशी दरिंदों ने भारत में राज किया, उनके नाम पे चीन में अपने आप बच्चों का नाम नहीं रख सकते। मतलब चीन में जो वहां के मुस्लिम है, वो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी अपने बच्चों का नाम नहीं रख सकते। वो सद्दाम अपने बच्चों का नाम नहीं रख सकते। वो बगदादी अपने बच्चों का नाम नहीं रख सकते। ओसामा भी अपने 60 नाम उसने चीन ने बैन किए। नाम तक उसने बैन कर दिया, तुम नाम भी नहीं रखोगे। ये है चीन, और इसलिए चीन सुरक्षित है। हम झूठे मानवाधिकार के चक्कर में बर्बाद होते जा रहे हैं। झूठे मानवाधिकार के चक्कर में हम अफगानिस्तान से गायब हो गए। झूठे मानवाधिकार के चक्कर में पाकिस्तान से गायब हो गए। बांग्लादेश से भी गायब हो रहे हैं। अपने मलद्वीप से गायब हो गए, कश्मीर से गायब हो गए, नागालैंड से गायब हो गए, मिजोरम से गायब हो गए, मेघालय से गायब हो गए, मणिपुर से गायब हो रहे हैं, अरुणाचल से गायब हो रहे हैं, अपने झारखंड से गायब हो गए पूरी तरीके से। तो ये उनका कुल मिला के जो सोच है, जहरीली सोच कि सब एक समान नहीं होते, जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे, अपना कबूल नहीं कर लेंगे, तब तक जन्नत नहीं मिलेगी, जो दुनिया भर का ऐसी सी बातें किताबों में स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, उसका जब तक इलाज नहीं होगा ना, तब तक भारत सुरक्षित नहीं हो सकता। ये तो वो लोग हैं, और इनको सपोर्ट मिलता है उन राजनीतिक दलों से जो सीजेआई को भी नहीं बख्शते। चंद्रचूड़ जी को लेकर सवाल उठा देते हैं कि मतलब मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी उनके घर पर गए, गणेश पूजा की, कोई मनमोहन सिंह के घर पर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। अब चंद्रचूड़ ने जवाब दिया उस पर कि आपके पक्ष में फैसला आ जाए तो मैं सेक्युलर हो जाता हूं, ना आए तो फिर आपको, मुझे इसी चीज से आपत्ति है। जाते जाते बोलकर ही जा रहे हैं वो ये चीज। नहीं, चंचूड़ साहब देखिए, कई बार मेरी इतनी सारी पीआईएल, मेरी 200 से ज़्यादा पीआईएल है मेरी, ठीक है। तो कई बार जो मुझे ठीक लगता है उसका फैसला नहीं आता, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट उसको कुछ अलग करता है, हाई कोर्ट अलग करता है। लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि जो मैं सोचता हूं वही ठीक है, जो मैं चाहूं वही हो तभी ठीक है, और जो मैं चाहूं वो न ठीक हो तो गड़बड़। मैंने तो आज तक कितने सीजीआई हमारे सामने आए गए, और हमारी बहुत सारी पिटीशन को उन्होंने बहुत पॉजिटिव भी किया, कई बार उन्होंने नेगेटिव कमेंट, हमने किसी को क्रिटिसाइज नहीं है। क्यों भैया, जज है, हमारा काम है अपनी बात कहना, उनका काम है अपनी बात कहना। उसमें पर्सनल अटैक थोड़ी कर सकते हैं हम। ये जो लॉबी है ना, जो कबाल है पूरा, जो ये जहरीला वामपंथ है, ये इतने बड़े पाखंडी हैं कि इनका निशाना कहीं और होता है और वास्तव में किसी और लंबी प्लानिंग करके चलते हैं। चंचूड़ साहब पे अटैक करने का सबसे बड़ा कारण ये था, लगातार वो अटैक कर रहे हैं, क्योंकि एक तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का केस माइनॉरिटी का रहेगा कि नहीं रहेगा, वो मैटर डिसाइड होना है। मदरसे वाला मैटर डिसाइड होना था। ऐसे और भी कई सारे मैटर हैं जो उन्होंने 5-5 जजों की बेंच बना के रखा हुआ है। तो एक तो वो, लेकिन इनका असली टारगेट जस्टिस खन्ना है, जो अब आने वाले हैं 51वें न्यायाधीश। हाँ, इनके असली टारगेट आगे वाले जज होते हैं। ये क्या करते हैं कि जब तक कोई सिटिंग जज होता तब तक ज्यादा हमला नहीं करते। जब उसका 1 हफ्ते बचता है ना जज का, चीफ जस्टिस का, फिर ये अटैक करते हैं। क्यों? उनको पता है अगर 1 हफ्ते इनके मैटर में हम कोर्ट में नहीं जाएंगे क्या फर्क पड़ता है। तो जैसे वो जस्टिस खन्ना को टारगेट नहीं कर सकते क्योंकि अगले होने वाले हैं, अब वो टारगेट चंचूड़ साहब को कर रहे हैं। टारगेट चंचूड़ साहब को, लेकिन निशाना कौन है? जस्टिस खन्ना। क्यों? क्योंकि जस्टिस जो मैटर अभी डिसाइड नहीं हुए, स्वाभाविक सी बात है वो अगले सीजीआई को डिसाइड करना है। तो दबाव अभी से इतना बना लो कि अगला वाला सीजीआई बैकफुट पे रहे। चंचूड़ साहब तो बहाना है, असली लक्ष्य तो इनका जस्टिस संजीव खन्ना है।
जस्टिस संजीव खन्ना साहब वो हैं जिसके चाचा को इंदिरा गांधी ने मजबूर कर दिया था रिजाइन करने के लिए। एडीएम जबलपुर केस में 5 जजों की बेंच में सबने बोल दिया हाँ सब सरकार के साथ सहमत हो गए थे, लेकिन जस्टिस खन्ना सहमत नहीं हुए और नतीजा ये हुआ जस्टिस खन्ना साहब को रिजाइन करना पड़ा। उसी जस्टिस एचआर खन्ना साहब के भतीजे हैं जस्टिस संजीव खन्ना, जो इस समय अगले सीजीआई बन रहे हैं चंचूड़ साहब के बाद। तो इनका टारगेट है वो, और वो भी क्यों है, क्योंकि कई बड़े महत्वपूर्ण मामले उनके सामने आने वाले हैं जस्टिस खन्ना साहब के सामने, उनको डिसाइड करना है। करते हैं कि नहीं करते हैं वो उनकी मर्जी, लेकिन जो आएंगे कैसे क्या क्या आएगा उसमें कई सारी मेरी पीआईएल है। मैंने सेकुलर शब्द को चैलेंज किया हुआ है, वो जस्टिस खन्ना साहब ऑलरेडी सुन रहे हैं, अभी 19 तारीख को फिर लगा हुआ है। मैंने 4 शादी चैलेंज किया है, वो भी सीजीआई को ही डिसाइड करना है कि बेंच बनानी है कि नहीं बनानी है, किसकी बेंच बनानी है, कौन बेंच में बैठेगा। मैंने हलाला को चैलेंज किया है, वो भी स्वाभाविक सी बात अगले सीजीआई को डिसाइड करना है, जस्टिस खन्ना को दिखाई करना है। मैंने मुताह मिस्यार को चैलेंज किया है, जस्टिस खन्ना को डिसाइड करना है। मैंने तलाके हसन तलाके बाइन तलाके किनाया को चैलेंज किया हुआ, वो भी जस्टिस खन्ना को डिसाइड करना है। माइनॉरिटी कौन होगा, 1% वाला होगा कि 0.5% वाला होगा, ये भी जस्टिस खन्ना को डिसाइड करना है, मैटर वो भी चल रहा है। तो कम से कम 20 पीआईएल तो मेरी ऐसी है अपनी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसपे जस्टिस खन्ना साहब को डिसीजन लेना है कि वो खुद सुनेंगे या कोई और सुनेगा। फ्रीबीज का मैटर है, ऐसे करीब 20 से 25 मेरी पीआईएल है जो मतलब जिसका नेशनल रेमिफिकेशन है, बहुत लॉन्ग टर्म जिसका स्टेप आएगा। माइनॉरिटी कौन हो कौन नहीं होगा, सेकुलर शब्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। इसके अलावा कुछ और भी विषय हैं। तो ये टारगेट कर करके जस्टिस खन्ना साहब को प्रेशर में लेने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस चंचूड़ साहब तो बहाना है, जस्टिस खन्ना साहब ने जाना है, और इसीलिए वो उनको पता है कि अब 4-5 दिन बचा है, जो जितने खूब आर्टिकल लिखे जा रहे हैं जस्टिस चंचूड़ साहब के खिलाफ, खूब आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। और ये वामपंथी जो ये होते हैं पाखंडी, इन पाखंडियों की हमेशा की चाल है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में देख रहा हूं, जब भी कोई आउटगोइंग जज होगा, इसके पहले बोबडे साहब आए, उनके खिलाफ आर्टिकल लिखे, जस्टिस उन्होंने गगोई साहब खिलाफ खूब आर्टिकल लिखे थे। ये खूब मीठे मीठे रहेंगे जब तक उनका कार्यकाल रहेगा, माय लॉर्ड करते रहेंगे। एक हफ्ता बचेगा, उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे, दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, और दबाव उनको नहीं बनाना, दबाव आगे वाले को बनाना होता है, लेकिन आगे वाले कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए जो वर्तमान वाला जो एक हफ्ते बचा हुआ, और चूंकि जज की मजबूरी है, उनके पास कोई अपना कोई प्रवक्ता तो होता नहीं है, वो मीडिया बार बार आते नहीं, इंटरव्यू देते नहीं, हर चीज़ को पढ़ें और हर चीज़ के बारे में जवाब दें, ये भी जज के लिए नहीं संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कोई अपना ऐसा प्रवक्ताओं का कोई पैनल तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता हर चीज़ पे आगे शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर चीज़ की सफाई देते रहे। तो इनको ये पता है कि कुछ भी लिख लो, कुछ भी बोल दो, फर्क तो पड़ता नहीं है। और भारत में झूठ इतना तेजी के साथ वायरल होता है कि जब तक सच बोलना शुरू करते हैं तब तक झूठ पूरा देश का चक्कर लगा चुका होता है। तो ये इनकी वामपंथियों का पाखंड है। इस पाखंड से धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं इनका पूरा इशारा कि एक दिन जो है अच्छे हो जाते हैं, अगले दिन खराब हो जाते हैं। इनकी मानो, इनके हाँ में हाँ मिलाओ तो ठीक, इनके खिलाफ जाओ तो फिर तो आपकी पूरी क्रेडिबिलिटी खराब कर देते हैं। ठीक है, तो मेरे को लगता है बहुत सारे टॉपिक्स पर आज हमने चर्चा की, जो चर्चा होनी चाहिए थी, और आपको वो जवाब शायद मिला होगा जिसकी आपको उम्मीद थी, क्योंकि मुझे तो मिल गया। बहुत सारी चीजें वैसे समझ में नहीं आती हैं प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, जैसे ये मदरसे वाला एक फेक प्रोपोगेंडा फैलाया गया जी, योगी को फटकार लगा दी, ये वो। अब देखिए क्या असली मैटर था। तो थैंक यू अश्विनी जी स्टूडियो में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, किसी टॉपिक पर आप चर्चा चाहते हैं, किसी भी देश को लेकर या किसी भी जिस भी टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं, उनमें से आपका कोई क्रॉस क्वेश्चन हो जो मैं पूछना भूल गई हूं, नहीं, आप पूछ सकते हैं। एक बात नम्रता जी, मैं अपने सभी लोगों को कहता हूं, बटोगे तो कटोगे और जुड़ोगे तो बचोगे। जुड़ने का तरीका मैं सबसे फिर रिपीट कर रहा हूं, अपने नाम के 5000 लोगों को अपना फेसबुक फ्रेंड बनाइए, इसका बहुत फायदा है। जैसे आपका नाम राम है, आपका नाम श्याम है, आपका नाम अनिल है, आप जाति के आधार पर अपने फेसबुक फ्रेंड बनाओगे तो फिर तो आप केवल लिमिट अपने जानकार लोगों को बना पाओगे। अब नाम से आप बनाओगे तो कितना फायदा। जैसे आपका नाम नम्रता है, अब आप नम्रता जोड़ना शुरू करो, अपने फेसबुक फ्रेंड बनाओ, नम्रता के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, तो आपको ब्राह्मण भी नम्रता मिल जाएंगी, क्षत्रिय भी नम्रता मिलेंगी, वैश्य भी नम्रता मिलेंगी और दलित भी नम्रता मिलेंगी। तो यानी चारों पंथ को आपने अपना दोस्त बना लिया। आपको हिंदू भी नम्रता मिलेगी, जैन भी नम्रता मिलेगी, बौद्ध भी नम्रता मिलेगी, सिख भी नम्रता मिलेगी। तो आपने चारों पंथ वालों को अपना दोस्त बना लिया। आपको केरल में भी नम्रता मिलेगी, कश्मीर में नम्रता मिलेगी, बंगाल में नम्रता और गुजरात में भी नम्रता। तो आपने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम वालों को जोड़ लिया। तो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 5-5 हज़ार अपने फेसबुक फ्रेंड बनाइए और जो सही बातें हैं उसको अपने फेसबुक पे शेयर करिए। तो आज जो हमारा इंटरव्यू हुआ है नम्रता जी के साथ,
इस इंटरव्यू को अपने फेसबुक पे डालिए, अपने ट्विटर पे डालिए, अपने इंस्टाग्राम पे डालिए, लेकिन 5,000 फेसबुक फ्रेंड जरूर बनाइए। बिल्कुल। बटेंगे तो कटेंगे और जुड़ेंगे तो बचेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। इंटरव्यू आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार।